अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब अपने नए चैप्टर पे आ जाए। नया चैप्टर आपके पास यहाँ पर अब मैं चैप्टर नंबर 30 करवा रहा हूँ। ऑल दो इससे पहले के चैप्टर्स मैंने नहीं करवाया, हमारी सीक्वेंस थोड़ी सी आगे पीछे है। लेकिन जिस सीक्वेंस में मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ उस सीक्वेंस में मैं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको काम करवा रहा हूँ। अभी बहुत सारे चैप्टर्स पीछे बाकी हैं, लेकिन मेन ये चैप्टर आपका है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने इससे पहले नहीं पढ़े हुए। जितना भी काम यहाँ पर आपने आज सीखना है या और उसके बाद आगे जितना भी सीखते रहेंगे, तो जितना भी काम आगे आप सीखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आपके लिए नया काम है, क्योंकि इससे पहले आपने ये सब नहीं पढ़ा हुआ। इस वजह से हर बच्चे की तवज्जो अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक से होनी चाहिए। मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूँ, लेकिन हमारा जो यहाँ पर चैप्टर है वो बेसिक नहीं है। ऑल्दो हम शुरू से सीखेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अज्यूम किया जा रहा है कि आप पहले से सीख के आए हैं। तो क्योंकि शुरू से काम मैं आपको सिखा रहा हूँ तो हर बच्चे का तवज्जो यहाँ पर प्रॉपर हो, और किसी का आगे ये नहीं जुमला होना चाहिए कि यहाँ पर मैं जब आया था तो एडमिशन लेट हुआ या मैंने बाद में पढ़ना शुरू किया। जो भी आप एक्सक्यूज देते हैं, जो भी कहानी सुनाते हैं, वो कुछ नहीं होना चाहिए। नया चैप्टर है, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगिनिंग काम स्टार्ट हो रहा है। तो अब हर बच्चे की तवज्जो इस लेक्चर पे होनी चाहिए, और आने वाले जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखा रहा हूँ आपने सीक्वेंस में सीखनी है। अब ट्रिग्नोमेट्री है क्या? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जाहिर है, ट्रिग्नोमेट्री नाम, आपने ट्राइंगल का वर्ड सुना हुआ है। ट्राइंगल की एक बेसिक सी शेप हमें नजर आती है जिसके तीन कोने होते हैं। हर कोने को आप वर्टेक्स कहते हैं, और प्लूरल इसकी होती है वर्टाइसिस। तो ट्राइंगल, ट्राई का मतलब थ्री, एंगल यानी तीन एंगल होंगे उसके अंदर। अब जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये भी आपका ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्री से निकला है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी ऑफ थ्री शेप्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप तीन कोनों वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक अल्फाबेट्स, ग्रीक लेटर्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ट्राई, ट्राई का मतलब आपको पता है थ्री, ये केमिस्ट्री के अंदर भी सीखा है, और वैसे भी आप डाई या ट्राई, टेट्रा ये वर्ड यूज करते रहते हैं। गोनो का मतलब होता है एंगल्स, और मेट्रॉन आपका ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट, यानी तीन एंगल की मेजरमेंट को आप ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री से ही क्योंकि ट्राइंगल निकला है, तो इसके अंदर जितनी भी बातें होने वाली हैं वो ट्राइंगल के ऊपर होने वाली हैं। अब ट्राइंगल होता क्या है? एक ज्योमेट्रिकल शेप, एक ऐसी शेप जिसके तीन वर्टाइसेस हो। वर्टाइसेस का मतलब तीन कोने हो। अब मेरे पास कोई भी शेप आ जाए जिसके तीन कोने हैं, आप उसको कहते हैं ट्राइंगल। अब फंडामेंटल ट्राइंगल की टाइप्स क्या हैं? ऑल दो इसके अलावा भी हो सकती हैं, वैसे मेजोरिटी यही टाइप्स होती हैं, इसी के अंदर लाई करती हैं। आपके पास फंडामेंटल टाइप्स अगर बात करूं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, साइड का मतलब तीन कोने हैं, तीन साइड्स ही होंगी। एक ट्राइंगल में अगर बना रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक कोना यहाँ पर है, दूसरा कोना इधर है, तीसरा कोना इधर है। तीनों कोने को आपस में मिला दें तो आपके पास एक ट्राइंगल बनेगा। अब ट्राइंगल किस शेप की है, किस टाइप की है? तो विद रिस्पेक्ट टू साइड की अगर हम बात करें, तो ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर हों उसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये वैसे 9 क्लास में थ्योरम्स के अंदर ये बातें डिस्कस हुई हुई हैं। और अगर नहीं भी आपने पढ़ा तो ये बेसिक ट्राइंगल बचपन से सीखते आ रहे हैं, 1 2 क्लास में मैथ की जो शेप्स होती हैं उसके अंदर आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं ऐसी ट्राइंगल जिसके दो साइड सेम हो और तीसरी साइड अनइक्वल हो। तो इस तरह का सवाल आपने किसी एक्सरसाइज पीछे भी किया हुआ है जिसके अंदर आइसोसेलेस ट्राइंगल आपने सॉल्व किया है। तो दो साइड्स आर इक्वल एंड थर्ड साइड इज अनइक्वल, ऐसी ट्राइंगल को आप कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास कोने ए, बी और सी, तीन कोने हैं, तो वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को आप साइड स्मॉल ए कहते हैं। कोना बी यानी वर्टेक्स बी के अपोजिट साइड को आप स्मॉल बी कहते हैं। और वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड को आप स्मॉल सी कहते हैं। अब इसके मुताबिक अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ए, बी और सी आपस में बराबर है। ये फर्स्ट टाइप हो गई। आइसोसेलेस के लिए क्या होगा? ए और बी तो आपस में बराबर है, लेकिन सी अनइक्वल है। ना तो ए के बराबर है सी, ना बी के बराबर है, लेकिन ए और बी आपस में बराबर है।
और तीसरी टाइप होती है स्केलीन ट्राइंगल, यानी कि तीनों ही आपस में अनइक्वल हैं। तो आपके पास ए लें, बी लें या सी लें, तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल होंगी। तो फंडामेंटल टाइप्स आपकी विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ये तीन है। अब बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल। विद रिस्पेक्ट टू एंगल का मतलब, अगर मेरे पास ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, एक मैं ट्राइंगल अगर इधर ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो ऐसी साइड, ऐसे आप ट्राइंगल को कहते हैं ऑब्ट्यूज ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट, अगर कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसके सारे एंगल्स लेस देन 90 हो, आपके पास कोई भी ऐसा, यहाँ पर ये फोर्थ पार्ट था, ये फिफ्थ, कोई भी ऐसी ट्राइंगल जिसके सारे एंगल लेस देन 90 हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में आपके जितने भी एंगल्स हैं 90 से लेस होते हैं। लेकिन ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल ट्राइंगल का 90 डिग्री के एग्जैक्ट बराबर हो, फॉर एग्जांपल ये आपकी ट्राइंगल है, एग्जैक्ट बराबर है ये वाला एंगल 90 डिग्री के, तो ऐसी ट्राइंगल को आप कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मैंने यहाँ पे सबके साथ ट्राइंगल नहीं लिखा, तो आप सबके साथ ट्राइंगल भी लिखेंगे। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है? दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी अनइक्वल। स्केलीन ट्राइंगल क्या है? जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल हो। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ये एंगल ही 120 से या 90 से बड़ा, 120 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है, 180 से बहरहाल कम ही होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल एटलीस्ट 90 से बड़ा हो। एक्यूट एंगल क्या है? ऐसा एंगल और ट्राइंगल जो के 90 से छोटे हों। तो अगर सारे एंगल्स 90 से छोटे हैं किसी ट्राइंगल में, तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है ये, क्योंकि आपने इस चैप्टर के अंदर इसके लिहाज से बहुत सारा काम करना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल मेन ट्राइंगल की टाइप आपने इस क्लास में, इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल है? जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हो। ये बेसिक आपके पास ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन था। अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद एंगल की। यहाँ पर जितना भी मैंने ये काम लिखा है इसको मैं जरा मिटा रहा हूँ, आपने नोट करना है तो इसको साथ में नोट कर लें पहले, फिर मैं इसको मिटा दूँ। बेटा अब इसके बाद एंगल है। एंगल, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल के ऊपर, और ट्राइंगल में तीन एंगल्स होते हैं, ज़ाहिर है तीन कोने हैं, तो तीन एंगल्स भी होंगे। अब जो एंगल है उसको हम कैसे मेजर करते हैं? मेजर करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका एक तो ये है कि आपने बाजार से डी लिया, उसको हम डी इसलिए कहते हैं, उसकी शेप डी होती है, उसके ऊपर एंगल्स बने हुए, आपने पॉइंट को रखा और एंगल्स मेजर कर लिए। लेकिन ये तो आपने रजिस्टर पे अपनी कॉपी पे कर सकते हैं ना। अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल घर का स्लोप बनाना है, वहां पे आपका जो मिस्त्री है वो थोड़ी डी पकड़ के मेजर करेगा कि 30 डिग्री का एंगल क्या होगा। उसके लिए एक अलग कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आपकी घर की जो सीढ़ियां हैं, जितने भी घर बनते हैं उनके अंदर सीढ़ियां लाजमी होती हैं, अगर आपने कोई फ्लोर ऊपर डालना है, तो जो घर की सीढ़ियां हैं वहां पर आपके ठेकेदार या मिस्त्री ये जो डी होता है ये पकड़ के थोड़ी बैठे होंगे कि आपके अगर सीढ़ियां जानी है 45 डिग्री पे, तो वो छोटा सा डी लेके नीचे रखा और चेक किया और फिर लाइन ड्रॉ की। ऐसा तो नहीं होता। इसके लिए कैलकुलेशंस होती है। तो एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाता है पहले ये पता होना चाहिए, फिर आपके घर की सीढ़ियां कैसे बनी, या गाड़ी के लिए जो गैरेज में रैंप बनाया जाता है वो कैसे बनता है, या बड़े बड़े ब्रिजेस कैसे बनते हैं, उसका एंगल कैसे निकालते हैं। आजकल सोलर पैनल्स लोग ज्यादा लगा रहे हैं, हमने भी अपने पास लगाया हुआ है, तो सोलर पैनल में एंगल कैसे रखा था, तो उसके लिए हमने डी थोड़ी रखा होगा कि वहां पर डी रख के चेक करेंगे कि आपके पास एंगल कितना रखना है। तो उसकी कैलकुलेशन होती है, वो आगे चल के और आपको डिटेल जब इस चैप्टर में बढ़ेंगे पता चलती रहेगी। बहरहाल एंगल क्या है? एंगल आपने अभी तो मैंने मिटा दिया, उसको थीटा से रिप्रेजेंट किया था। एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा एक सिंबल है, सिंपल इस तरीके से, तो ये आपके पास एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एंगल को मेजर करने के सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपको बाजार से आटा लेने जाना है तो आप उसको किलोग्राम्स में लेके आते हैं। आपको अगर पानी की बोतल खरीदनी है तो वो लीटर्स में होती है। तो साथ में यूनिट है, आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी है उनके साथ यूनिट होती है। तो आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं उसी तरीके से एंगल की भी ये यूनिट है। एंगल की यूनिट होती है 1 डिग्री।
तो आपके पास सबसे पहले यूनिट होती है डिग्री। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल लिखना है 60 डिग्री, तो आप ऊपर छोटा सा इस तरीके से छोटा सर्कल बनाते हैं। दूसरी यूनिट आती है आपके पास डिग्री के बाद रेडियन। रेडियन आपकी क्या है आगे चल के भी डिटेल में बताता हूँ। दूसरी आपके पास जो यूनिट है डिग्री के अलावा वो है रेडियन। और तीसरी आपकी जो डिग्री के अलावा, आपकी डिग्री और रेडियन के अलावा यूनिट आती है, इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि आप अगर घूम रहे हैं, तो जब आप एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, आप उसको कहते हैं आई हैव रिवॉल्व्ड अराउंड। तो रिवॉल्व्ड अराउंड का मतलब अगर एक अर्थ पूरा अपने ऑर्बिट में सर्कल कंप्लीट करता है, तो उसे आप कहते हैं वन रेवोल्यूशन। तो कोई भी पॉइंट, एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ करूं, उस सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है, जब यहां से ट्रेवल करना शुरू करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा और घूम के वापस इस पॉइंट पे आएगा, तो इस पूरी लेंथ को, इस पूरे कंप्लीट सर्कल को, इस पूरे कंप्लीट चक्कर को आप कहते हैं वन रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन पहले समझे ना, रेवोल्यूशन क्या है? आपका ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हुआ, यहां से ट्रेवल करेगा, ट्रेवल कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है? इट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, जाहिर है घड़ी आपके पास उल्टा तो नहीं चलती, घड़ी तो सीधा चलती है। तो सीधी अगर इस तरह घड़ी जैसे आपकी मूव होती है, वैसे हम डायरेक्शन में बात करते हैं, उसे कहते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी के अपोजिट, अगेंस्ट जो ट्रैवलिंग होती है, उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल मोस्टली एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवल करता है। तो जब आपने इस तरीके से पूरा अपना रोटेशन कंप्लीट किया और वापस इस पॉइंट पे आएंगे, तो वापस इस पॉइंट पे आके कहेंगे कि आपने वन रेवोल्यूशन कंप्लीट किया है। अब ये तो रेवोल्यूशन की बात होगी। रेडियन की बात करते हैं। रेडियन कहते हैं कि अगर लेट सपोज यहाँ पर मैं, ये रेडियस है आर के बराबर, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस अगर मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँ, ये जो लेंथ आपने की, मैं इधर दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ, ये जो आपके पास लेंथ आएगी, लेंथ अगर ये बराबर आ जाए रेडियस के, तो आपने जो यहाँ पर एंगल बनाया, जाहिर है पॉइंट अब मूव करके यहाँ पर आ गया, ये भी किसके बराबर होगा? रेडियस के। पॉइंट आपके सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा है, तो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करेगा। कितना ट्रैवल करेगा डिस्टेंस? उसके रेडियस के बराबर। तो अगर मेरे पास जो लेंथ ट्रैवल हो रही है वो रेडियस के बराबर है, तो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का तो सेम था, यानी कि जो ओरिजिनल पॉइंट है वो तो सेम था। तो इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, उस एंगल को हम थीटा कहते हैं। ये एंगल बताता है कि आपके पास जितना इसने लेंथ ट्रैवल की डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस, तो लेंथ आपके पास अगर रेडियस के ही बराबर है, आर डिवाइड बाय आर क्या होगा? वन। तो ये एंगल कहलाता है वन रेडियन। तो रेवोल्यूशन पूरा है, सर्कल पूरा अगर घूम रहा है, तो ये वन रेवोल्यूशन है। और जब ये आपके इतना डिस्टेंस जब ट्रैवल कर रहा है इसके रेडियस के बराबर, तो उसको आप कहते हैं वन रेडियन। वन डिग्री क्या है? आप वन डिग्री इस तरीके से कहेंगे कि मेरे पास ये जो सर्कल है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सर्कल है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दो। मैंने एक सर्कल लिया, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। इस हिस्से को मैं कह रहा हूँ कि या तो आपके पास ये यहाँ से शुरू है, मैं बता रहा हूँ बल्कि साथ में, वरना आपको समझ नहीं आएगा। रेवोल्यूशन बहरहाल याद रखना है, रेवोल्यूशन क्या होता है? पूरा कंप्लीट एक चक्कर। रेडियन क्या है? रेडियस के बराबर का चक्कर। और अब नेक्स्ट आपका आता है, जो आपने डिवाइड करना है अपने रेडियन को डिग्री में। आप क्या कह रहे हैं कि ये तो जीरो डिस्टेंस है, पूरा सर्कल अगर यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म होगा, तो ये लेंथ आपने अगर बचपन में पढ़ी हो, इसको कहा जाता है 2 पाई आर। इट इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। जो आपने इससे पहले सवालात में कहीं पैरामीटर का वर्ड यूज किया था। पैरामीटर आपके पास सर्कल के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन सर्कल के लिए जो बेहतर वर्ड है, इट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है? एक पॉइंट से लेके पूरा सर्कल घूम के वापस उसी पॉइंट पे आएंगे, तो जो टोटल लेंथ होगी वो कहलाती है सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस या पैरामीटर जो भी आप कहें, वो बराबर होता है 2 पाई आर के। तो सर्कल का पूरा डिस्टेंस, यहां से शुरू करेंगे, यहां तक आपने डिस्टेंस किया आर,
फिर उतना ही डिस्टेंस लिया 2r, फिर उतना ही डिस्टेंस लिया 3r, लेकिन 3r से थोड़ा सा ज्यादा था। पाई कितना है, पाई की वैल्यू क्या है, पाई आपके पास 3.142 है। तो आपने 1r 2r 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस लिया। ये जो थोड़ा सा हिस्सा यहाँ बचता है ये 0.142 समथिंग के बराबर है। तो हम कहते हैं कि यहां से लेके यहां तक पाई वैल्यू है। पाई की वैल्यू क्या है, 3.142 और चलती रहती है। तो यहां से यहां तक पाई की वैल्यू है। तो यहां से अब अगर स्टार्ट करूंगा इस पॉइंट से, तो यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू आएगी वो भी पाई के बराबर ही होगी। तो अगर मैं कह रहा हूं ये आधा सर्कल 0 से पाई तक का डिस्टेंस रखता है, और ये बकिया अगर मैं इसको 0 कहूं तो यहां से लेके यहां तक भी पाई रखेगा, तो ओवरऑल 2 पाई के बराबर हो गया। ठीक है। आपके पास एक पाई अगर वैसी देखें सर्कुलर होता है, या पिज्जा ले लें, चलें पाई तो हमारे कल्चर में इतना आम नहीं है, पिज्जा लोग खाते हैं, पिज्जा सर्कुलर होता है। उसको इक्वल करने के लिए अगर मैं कहूँ आधा कट करें, आधा आप कट कर लेंगे, आधा कट किया तो आधा पिज्जा ये हो गया, बकिया आधा पिज्जा ये हो गया। मैं कह रहा हूँ आधा पिज्जा जो है उसकी वैल्यू पाई के बराबर है। तो दूसरा पिज्जा जो आपके भाई ने आपसे छीन के ले लिया या बहन ने छीन के ले लिया, वो भी पाई के बराबर था। लेकिन जब बाजार से आया था तो टोटल कितना था, वो कितना होना चाहिए था, 2 पाई के बराबर। जाहिर है दो हिस्से थे ना वो, दो हिस्से थे वो, तो आप उसको खुद ही बाद में 4 या 8 जितने भी डिवाइड करना चाहें कर लें। एक्चुअल में सर्कल को आपने शुरू में दो हिस्सों में तकसीम किया। पहला हिस्सा कितना था, पाई के बराबर। दूसरा हिस्सा कितना है, पाई के बराबर। अब जितना ज्यादा रेडियस करेंगे उतना बड़ा पिज्जा बनेगा, वरना आधा तो आगे इतना छोटा सा पिज्जा भी हो जाता है, जिसको हम पैन या स्मॉल पिज्जा कहते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा करेंगे और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा करेंगे, जितना रेडियस बढ़ाते जाएंगे उतना बड़ा होता जाएगा। तो आपके पास अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल 50 इंच का रेडियस कर लें, तो 50 इंच इतना बड़ा हो जाएगा कि 50 इंच पूरा आप घुमाएंगे। रेडियस क्या है, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट ले लें वहां तक का डिस्टेंस, रेडियस ये सेंटर ऑफ द सर्कल से लेके सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर तक के पॉइंट को रेडियस कहा जाता है। अगर ये 50 होगा तो पूरा घुमाएंगे। अगर 50 रेडियस है तो डायमीटर कितना होगा, ये भी आपके बेसिक पता होने चाहिए। डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस। डायमीटर क्या है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस। ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक डायमीटर कहलाती है। इसको आधा कर लें, रेडियस आ जाएगा। ये सारी बेसिक्स हैं जो आपने सीखी हुई हैं। तो मेरे पास रेडियस अगर 50 इंच है तो डायमीटर 100 इंच हो जाएगा। ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड डायमीटर। बहरहाल वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक क्या था हमारा, हम निकाल लें रेडियन से डिग्री। मैंने कहा 0 से लेके पाई ये आधा है। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 4 हिस्सों में, तो ये 0 है, ये पाई/2, ये वैल्यू यहां से यहां तक पाई, ये वैल्यू आपके पास इस पॉइंट पे 3 पाई/2 होगी। और वापस यहाँ 0 पे जब आएगा तो ये वैल्यू कहलाती है 2 पाई। ये जो पाई हम लिख रहे हैं बेसिकली होता है 2 पाई/2। 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 0 से लेके यहाँ तक आए पाई/2, फिर यहाँ पर आए पाई की वैल्यू, फिर यहाँ पर आए 3 पाई/2 होगा, ये आप आए 2 पाई। आपके पास 0 से स्टार्ट होगा यहाँ तक पाई, फिर पाई से स्टार्ट होके यहाँ तक आएगा 2 पाई। अगर मैं इस सर्कल को इतना तकसीम करूं 360 टाइम्स, एक पिज्जा लें, उसको कट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इतना कट करेंगे 360 टाइम्स कट कर दिया, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी छोटी सी, ये कहलाएगी 1 डिग्री। लेकिन एक्चुअली 1 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। बहरहाल कट आपने करना है। 1 डिग्री कैसे आएगा, आपने पूरे सर्कल को देखा, ये 2 पाई है, पाई की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अगर पाई रेडियन के बराबर है, ये होता है 180 डिग्री। अब जरा इसको हम थोड़ा अलग तस्वुर करते हैं। आपको मैंने दो कॉन्सेप्ट समझा दी, यहाँ तक जितना भी समझाया, अभी मैंने डिग्री नहीं बताया, अभी मैंने सिर्फ एक तमहीद बांधी है कि आपकी ये सारी चीजें कैसे आपने सोचनी है। तो आपने अब तक ये सोच लिया कि आपके पास रेवोल्यूशन क्या है, साफ सा छोटा सा था, समझ आ गया। रेडियन समझ आ गया, लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए, रेडियन आप उसमें निकालते हैं 1 रेडियन के बराबर। लेकिन डिग्री कैसे आएगा, अब डिग्री कैसे आएगा,
आपके दिमाग में एक घड़ी इमेजिन करें। ये सारी चीजें मैंने बताई, ये बाद में भी मैं लिख दूंगा। बहरहाल ये जितना भी बेसिक अभी आपको सिखाया, ये आगे अब इस्तेमाल होगा कॉन्सेप्ट। आप एक घड़ी को अपने दिमाग में इमेजिन करें। ये आपकी एक घड़ी है, उसमें आपका टाइम लिखा होता है, बीच में आपकी सुई वहां से रोटेट करती है। आप अगर अपनी घड़ी के हिस्से करेंगे, तकसीम करेंगे, तो बेसिक आपने अपने 24 घंटों को 4 हिस्सों में अगर तकसीम किया, आप इसको मजीद भी तकसीम कर सकते हैं। आप 4 के बजाय 8 हिस्सों में भी कर सकते हैं, आप 8 के बजाय 12 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं। यहां पर आपका 0 डिग्री अगर स्टार्ट हो रहा है, ये आपके पास 90 डिग्री अगर है। बेसिक आपको ग्राफ बनाना आते हैं, ग्राफ 9 क्लास में सीखे हैं। बेसिक आपको पता है कि 0 के बाद ये जो आपके पास वाई एक्सिस होगा, यानी अगर ये मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान 90 डिग्री होता है। ये बेसिक है। 90 के बाद आता है 180 डिग्री। अगर किसी को ये सब नहीं आता तो बेटा अपना जो आपके डी होता है, स्केल मेजरमेंट डिवाइस, जो आपका डी जिसको हम कहते हैं, वो देख लें। उधर आपके पास 0 से 180 तक ये वाला सारा पूरा पोर्शन है मौजूद। 180 के बाद 90 उसमें और ऐड कर दें, वैल्यू आती है 270। तो ये वाला जो एंगल आएगा इसके बाद वो आएगा 270, और उसके बाद यहाँ जो एंगल आएगा वापस 0 डिग्री के बाद वो आपके पास आएगा 360, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद। तो स्टार्ट 0 से किया था, एक दफा पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आ गए, वापस उसी पोजीशन पे खड़े हो गए। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आपने दुनिया का चक्कर नहीं लगाया, जस्ट बिकॉज यू आर स्टैंडिंग एट द सेम पोजीशन। तो आपके पास अब 360। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में आपका 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो आप इस तरीके से अपनी घड़ी को 360 हिस्सों में तकसीम कर लें। अब मैं इतनी सारी लाइनें तो बना नहीं सकता। जब आप तकसीम करते हैं, आप कहेंगे कि मेरे पास जो 1 डिग्री वैल्यू आएगी, 1 डिग्री वैल्यू आएगी, इट विल बी इक्वल टू, अगर टोटल कॉन्सेप्ट की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई। कैसे आया? क्योंकि पीछे जो मैंने आपको सर्कल बनाया था उसमें मैंने डिग्री के बजाय आपको पाई की फॉर्म में लिख के दिया था, और वहां मैंने बताया पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। 2 पाई रेडियन यानी कि पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। तो यहाँ पर आप जब अपने एंगल को 1 डिग्री निकालना चाहते हैं, 1 डिग्री का मतलब क्या है? एक 360 में से एक हिस्सा। तो अगर आपने अपने पिज्जा के 8 स्लाइस कर लिए और घर में 8 लोग हैं और आपके हिस्से में एक आता है, तो इसका मतलब वो एक पिज्जा आपका है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा पिज्जा में से आप उसमें से एक स्लाइस जो ले रहे हैं वो पूरे पिज्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो एक स्लाइस एटलीस्ट पिज्जा को रिप्रेजेंट तो कर रहा है ना। तो इसी तरीके से 1 डिग्री पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट सर्कल के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मुझे 1 डिग्री पता होगा, मैं 30 डिग्री तक भी पहुंच जाऊंगा। जब मुझे पता होगा कि सीढ़ियां 100 हैं, तो पहली सीढ़ी चढ़ चढ़ के, एक एक सीढ़ी चढ़ के मैं 100 सीढ़ियां पूरी चढ़ लूंगा। तो आपके पास 1 डिग्री कैसे आता है? टोटल आपके पास जो वैल्यू है वो 360 डिग्रीज में 360 हिस्सों में तकसीम हुई हुई है, और जो आपके पास पूरा ये रेवोल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ रेडियन वो 2 पाई है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री बराबर आता है 180 डिवाइड बाय पाई रेडियन। तो आपके ये वैल्यू है डिग्री और रेडियन के दरमियान इंटर कन्वर्जन। और एक डिग्री के अंदर 360 हिस्से होते हैं। एक डिग्री के पास 360 हिस्से होते हैं। अब इतना डिग्री के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी, जो कि किताब में इतनी ज्यादा आपको नहीं दी थी, ना इतनी जरूरत है। इतनी डिग्री दे दी कि आप अपनी डिग्री लेके आगे पीएचडी भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये आपकी डिग्री, रेडियन और रेवोल्यूशन आर द यूनिट्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो आपके पास ये जो तीनों चीजें लिखी हैं, दीज थ्री जो भी हैं थिंग्स, या आप इसको कॉन्सेप्ट कहें, आर द यूनिट्स ऑफ एंगल। अब एंगल इटसेल्फ निकाला कैसे जाता है, इसको मैं मिटा रहा हूं। बहरहाल एंगल निकाला कैसे जाता है, आपके पास यहाँ पर जितना भी मैंने ड्रॉ किया उसके अंदर नजर आ रहा था एक पॉइंट फिक्स है। रेडियस निकालना है तो पॉइंट फिक्स है। तो जब भी आप कोई भी एंगल निकालते हैं तो उसके लिए एक फिक्स पॉइंट होना लाजमी है।
कोई भी दो लाइंस हैं, मैं रैंडमली कोई भी दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, इनके लिए आपस में इंटरसेक्ट करना लाजमी होना चाहिए। तो जब भी आपके पास ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप कहते हैं वर्टेक्स। उर्दू में हम इसको कोना भी कह देते हैं, ट्राइंगल का कोना है, तो ये पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। एक एंगल निकालने के लिए वर्टेक्स का होना लाजमी है, नंबर वन। जहां से स्टार्ट होगा और जहां पर एंड होगा वो आइडेंटिफाइड होना लाजमी है। जहां से स्टार्ट होगा उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जहां पर एंड होगा उसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। जहाज का सफर कर रहे हैं तो आप टर्मिनल्स में जाते हैं, फाइनल पॉइंट है वो आपका, वहां पर आप जाएंगे, वहां से जहाज उड़ेगा, तो टर्मिनल पॉइंट पे पहुंचना होता है। अर्थ को एक ऐसी कोई आपकी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं तो एक टर्मिनल पॉइंट डिसाइडेड होता है हर जगह का। इधर का भी, इस इदारे का भी एक जगह डिसाइडेड है कि आपने वहां पर पहुंचना है। और सबसे बेस्ट होता है जब अर्थ को एक आए तो आप अपने किसी खाली ग्राउंड में चले जाएं, क्योंकि वहां पर बिल्डिंग्स नहीं होती दूर दूर तक, और अगर कुछ भी होता है तो बहरहाल एक टर्मिनल पॉइंट है जहां पर सबको फाइनली पहुंचना है। आप यूं भी पढ़ सकते हैं, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो अब अगर ये आपको क्लियर है, तो आपका ये जो बीच में डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल पॉइंट, इट इज कॉल्ड एन एंगल। अब इसके बाद ये तो आपका टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट मैंने बता दिया। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कहलाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वहीं पे अगर एक और मैं यहाँ पर एग्जांपल दूं कि आपके पास इस तरीके से एंगल बन रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है, तो आपका इनिशियल पॉइंट ये हो गया और टर्मिनल या फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो इनिशियल बोले, इनिशियल तो खैर दोनों में से है, फाइनल बोले या टर्मिनल बोले एक ही बात है। इधर जो एंगल आपको नजर आ रहा है ये ट्रैवल कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सिंपल है, दिमाग में इमेजिन कर लें घड़ी को उल्टा चलते हुए। तो एंटी क्लॉकवाइज आपकी सारी चीजें, आप तवाफ भी कर रहे हैं, अगर उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। आपका जो सोलर सिस्टम रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। आपके जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, एक, वैसे तो दोनों अलग डायमेंशन में स्पिन अलग होता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होता है। तो कुदरती तौर पे नेचुरली ज्यादातर चीजें एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं, तो इस वजह से हमने भी यहाँ पर इसको पॉजिटिव रखा है। लेकिन कोई अगेंस्ट द नेचर जाएगा, क्लॉकवाइज जाने की कोशिश करेगा, तो उसकी डायरेक्शन के साथ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो कोई अगर एंगल नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज का सिंपल तरीका ये है, जैसे घड़ी रिवॉल्व कर रही है, घड़ी क्लॉकवाइज चल रही होती है, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो घड़ी को आपने सामने रखना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसी स्पीड उसी तरीके से मूव करिए उसी डायरेक्शन में, तो ये कहलाएगा क्लॉकवाइज एंगल और इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ये एंगल आपका कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज और इसके साथ पॉजिटिव साइन आएगा। अब चाहे पॉजिटिव साइन आए या नेगेटिव साइन आए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंगल आपके पास पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। ये तो बेसिक्स ही आपके पास जितनी भी किताब के अंदर थ्योरी वगैरह बताई थी वो मैंने आपको बता दी। एक लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज पे आ सकते हैं कि डिग्री को हमने मजीद तकसीम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं दोबारा मिटा रहा हूँ, ये साथ साथ नोट भी करते हैं। आपके पास जिस तरह एक घड़ी है, सिंपल वॉल क्लॉक जितनी भी आपके पास होती हैं, अब तो डिजिटल घड़ियां आ गई हैं, तो जितनी भी डिजिटल क्लॉक्स हैं उनकी बात नहीं हो रही। डिजिटल क्लॉक की भी चलें एग्जांपल ले लें, वो भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अगर कभी आपने जिंदगी में स्टॉप वॉच से काम किया हो, तो स्टॉप वॉच में ये सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं डिग्री, मिनट एंड सेकंड। ये आपके पास डिग्री, जिस तरह एक घंटा है, आर है, आपने कन्वर्जन याद की हुई है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आप जब स्टॉप वॉच से काम करते हैं, अगर कभी जिंदगी में इस्तेमाल किया, वरना जब प्रैक्टिकल्स करेंगे वहां पर आपको स्टॉप वॉच दी जाएंगी, वहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टॉप वॉच के अंदर 3 अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होती है डिजिट्स की। पहला जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन है, सबसे पहला स्टॉप वॉच में बता भी देता हूँ, इस तरीके से 0 0 लिखा होता है, फिर 0 0 लिखा होता है और फिर 0 0 लिखा होता है। ये रिप्रेजेंट करता है आर को, अगर टोटल 24 घंटे। फिर रिप्रेजेंट करता है मिनट को, टोटल 1 घंटे के अंदर 60 मिनट है। यहाँ पर ये कभी भी डिजिट 61 नहीं होगा, 60 पे आके जीरो हो जाएगा, यानी 59 के बाद जैसे ही 60 अप्रोच करेगा वापस जीरो पे आ जाएगा। और ये भी उसी तरीके से आपका 60 को क्रॉस नहीं करेगा। तो एक
घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ये आपने सिंपल क्लॉक के अंदर पढ़ा हुआ है। उसी तरीके से अगर आप अपनी घड़ी को एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं तो 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। मिनट को हम एक सिंपल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, उसको हम डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कैलकुलेटर में भी ये जगह मैं आपको बता दूंगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर में भी डिग्री का जहाँ सिंबल बना हुआ है उसके ऊपर इस तरीके सिंबल बने, डिग्री है, फिर उसके बाद मिनट है, फिर सेकंड है। तो आपको नजर आ जाएगा जब हम सवाल सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर भी निकालना सिखा दूंगा। बहुत सारे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको एमसीक्यूज के लिए ये सवाल पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में नहीं आए। तो सेक्शन बी और सी के लिए आपको खैर सॉल्व तो करवाऊंगा ही, लेकिन आपको वो कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकालना सिखा दिया जाएगा। बहरहाल ये आपके पास 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सिस्टम कहलाता है सेक्सागोनल सिस्टम। ये आपकी किताब के अंदर पूरा लिखा हुआ है सारा। उसको आप पढ़ते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड सिस्टम में। तो जब भी आपके पास सवाल आएगा, फॉर एग्जांपल एक मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, आपसे कहा है 30 डिग्री और लेट सपोज 45 मिनट है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? 30 डिग्री 45 मिनट्स का मतलब ये है, जब भी आपको अगर थोड़ा सा पीछे जाए लोगारिथम में, लोगारिथम के अंदर आपको अगर डिजिट दिया जाता था, आप उसे ब्रेक करते हुए लोगारिथम में ना भी जाए तो एक डिजिट है सिंपल 1.345, लेट सपोज आप इसको कहते हैं 1 + 0 पॉइंट, पहले 1 आता है फिर कहते हैं +0.345। दूसरा एक और एग्जांपल है, बाद में मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। आपसे अगर कहा जाए कि 3/2/5 फ्रैक्शन में लिखा है, इसका मतलब होता है कि 3 + 2/5 है। ये बचपन में सारा काम सीखा हुआ है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा हूँ। कुछ भी नया नहीं है, सब पुराना है। इस फ्रैक्शन को आप ब्रेक एक्चुअल इस तरीके से करते हैं, फिर आप एलसीएम लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आप कहते हैं 3 फ्रैक्शन 2/5, ये वैल्यू बराबर है 15 + 2 होल डिवाइड बाई 5, यानी कि 17 डिवाइड बाई 5। तो उसी तरीके से आपके पास ये एक सिस्टम है। आपको अगर डिग्री के साथ मिनट, इवन सेकंड भी दिया जाए तो उसको भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। आप सबसे पहले इनको ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेरे पास ये 30 है, डिग्री अलग, प्लस 45 मिनट अलग। अगर आप ऑयल और पानी आपस में मिला दें, ऑयल अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा। आप अपने किसी भी पानी के अंदर पत्थर डाल दें तो पानी अलग रहेगा, पत्थर अलग रहेगा, मिट्टी आपकी डिस्पर्स हो सकती है लेकिन वो अलग अलग ही रहेंगे। उसी तरीके से यूनिट अलग है, आपस में मिक्स नहीं हो सकते। हाँ, दूध के अंदर दूध डाल देंगे, पानी के अंदर पानी डाल देंगे, सेम यूनिट है, मिक्स हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट यूनिट्स हैं, जब तक डिफरेंट यूनिट्स हैं ये अलग अलग रहेंगे, चाहे आप इनको कंबाइन करके क्यों ना लिख दें। अब आपको पता है कि मेरे पास 30 डिग्री तो हाईएस्ट, डिग्री हाईएस्ट है। जिस तरह दिन में जो आपके पास आर है वो हाईएस्ट है, और उसके सब डिग्री है मिनट और सेकंड। यहां पर आपको पता है कि सिंस मेरे पास 1 मिनट कितना था, आपके पास 1 मिनट 60 सेकंड, लेकिन अगर मैं इसको करूं 1 मिनट कितने आवर्स के बराबर होगा, 1 मिनट 1/60 आवर्स के बराबर होगा, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री हो गया। अगर 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है, यानी कि अगर मेरे पास 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 1/60 ये डिग्री 1 मिनट के बराबर हो जाएगी। ये तो बेसिक कैलकुलेशन है ना आपकी, ये तो सिंपल सा काम है, दिमाग में भी कर सकते हैं डायरेक्ट। तो 1 की जगह अगर 45 आ गया तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 45 डिवाइड बाय 60 ये वैल्यू आपकी आएगी। तो अब आपने इस तरीके से अपनी यूनिट को कन्वर्ट किया फ्रॉम मिनट टू डिग्री। आगे चल के इसकी प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आपके पास 30 डिग्री प्लस 45/60 क्यों आया? क्योंकि आपने कहा कि 1 मिनट 1/60 डिग्री के बराबर है। कैसे? आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया 1 डिग्री किसके बराबर था, 60 मिनट के। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1/60। तो उसी तरीके से 1 मिनट में कितनी डिग्री होगी, 1/60 डिग्री। तो इस 1 की जगह 1 अगर मिनट है तो 45 मिनट का मतलब क्या है, 45/60।
मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मुझे आपको देने हैं, तो आप मुझसे 100 रुपए लेंगे। मैं कहूँ नहीं मेरे पास 45 रुपए हैं, तो जितने हैं उतने ही लेंगे ना। तो अगर आपके पास 1 डिग्री 1/60 है, और मैं कहूँ नहीं मेरे पास तो 45 मिनट है, 1 मिनट 1/60 डिग्री है, लेकिन मेरे पास तो 45 मिनट है, तो 45 मिनट/60 हो जाएगा। सिंपल सा बेसिक सी कैलकुलेशन है। सारी आप ये कैलकुलेशन फिजिक्स के अंदर करते आए। एनीवेज, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में आपको यहाँ पर नजर आएगा 15 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, 3/4, तो आपके पास 30 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई कर लें, एलसीएम होगा, फिर आपके पास ये 30 × 4 कितना होगा, 120। 120 प्लस 3 123, मैं इधर आगे लिख रहा हूँ, 123/4 डिग्री, या तो ये लिखें या फिर आप इसको पॉइंट में आंसर दें। पॉइंट में आंसर क्या आएगा, 30.75 डिग्री। अभी आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज 3/4 कितना होता है, 0.75, तो 30 प्लस 0.75 क्या होगा, 30.75। यहां तक जितना भी काम मैंने अभी आपको पढ़ाया ये सिंपल कन्वर्जन था फ्रॉम डिग्री टू मिनट्स। अब जितना भी अभी हमने डिस्कस किया फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, के ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया और अब एंगल पे आके हम रुके हैं। ऑल दो ट्रिग्नोमेट्री अभी खत्म थोड़ी हुई, अभी तो स्टार्ट है, इवन स्टार्ट भी नहीं है, अभी तो बेसिक है। तो यहाँ पर अभी जो मैंने डिस्कस करवाया ये एंगल के बारे में बताया, एंगल का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज पे करवाऊंगा काम। एक्सरसाइज में हम इसी तरीके के सवालात देखेंगे। तो आगे चल के जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे पहले मैं आपको थ्योरी दूंगा, फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। यहाँ तक किसी भी कंफ्यूजन?